हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक जो है मदर फॉरेस्ट। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मदर फॉरेस्ट को पहले करो, तो ठीक है करते हैं। देखो, हम कर रहे हैं MEG 13 और ये ब्लॉक है आपका 7 ब्लॉक का नाम दे रखा है फिक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। अब कुछ चीज़ें जो आपको अपने माइंड में रखनी है जब हम इस चीज़ को डील करेंगे, जब हम इस वर्क को करने वाले हैं, क्योंकि ये एक तरीके की ऑटोबायोग्राफी है। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है और वो चीज़ें क्या हैं। एक चीज़ तो ये कि दलित कैनन क्या होता है, दलित आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, दलित डिस्कोर्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। दो चीज़ें हमने कर रखी थी। दलित डिस्कोर्स क्या होता है, जहाँ पे आप लैंग्वेज में भी वायलेंस देखते हो या फिर एक अलग तरीके की लैंग्वेज देखते हो जो दलित डिस्कोर्स में यूज़ हो रखी है, दलित वर्क्स में यूज़ हो रखी है, उनके नैरेटिव्स में यूज़ हो रखी है। दूसरी चीज़ ये कि दलित का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक तरीके की अलग आइडेंटिटी है। हमने ये बात करी थी कि जो भी मार्जिनलाइज्ड होते हैं उसमें हम उनको विमेन में भी हम एक अलग ग्रुप रखते हैं, विमेन का भी, कि वो भी मार्जिनलाइज्ड है। हम रखते हैं अनटचेबल्स का भी, वो भी मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। हम रखते हैं दलित को भी इसमें, क्योंकि वो भी मार्जिनलाइज्ड है। और ये जो वीडियो है मदर फॉरेस्ट जो ऑटोबायोग्राफी है, इसमें जो आदिवासीज़ हैं वो है मार्जिनलाइज्ड पीपल। तो जो राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन है, ये सिर्फ दलित की बात नहीं करता है, हर एक उस इंसान की बात करता है जो सोसाइटी में मार्जिन में है, जो कि आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड की बात करी गई थी ना। हमने करी थी कि अगर लोग दिख नहीं रहे हैं क्योंकि वो मार्जिन में हैं तो लोग उनको कंसिडर भी नहीं करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या था, चांगिया रुख, वो था पंजाब की स्टोरी के ऊपर, ठीक है। पंजाब की एक ऑटोबायोग्राफी थी जो उन्होंने लिखी थी बालबीर जी ने, और ये हमारी है केरला के ऊपर। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब हम दलित कैनन की बात करते हैं तो कैनन कोई एक एरिया की बात नहीं कर रहा है। ये क्या है, एक ऐसी राइटिंग जो सबने एक्सेप्ट कर ली है, वाइडली रेड है और हर जगह उसको इम्पोर्टेंस दे रखी है। इसीलिए अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग ऑटोबायोग्राफी, फिक्शन या पोइट्री आपके सिलेबस में डाली गई हैं, क्योंकि ये एक कैनन है। सिर्फ एक स्टेट या दो स्टेट में वैलिड नहीं है, हर जगह इसके ऊपर चीज़ें लिखी गई हैं और पढ़ी गई हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं मदर फॉरेस्ट, द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ CK जानू। ये इसका टाइटल है। एक चीज़ आपको ये देखनी है कि इसको लिखा तो किसी और पर्सन ने है और ये बोली किसी और ने है। ऑटोबायोग्राफी कैसी होती है मैक्सिमम, कि जो बंदा होता है वही अपने बारे में लिख रहा होता है, लेकिन इसमें क्या है, जो CK जानू है ये लिख नहीं रही हैं। ये प्योरली एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद नहीं लिखी है। ये जो कॉन्टेक्स्ट या फिर जो भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं इस पूरे ऑटोबायोग्राफी में, वो CK जानू ने नरेट करी थी, बोली थी। और बोली किसको थी, एक पर्सन है भास्करन, उनको बोली थी। वो भी एक पोइट है, उनको बोली थी। और ये एक तरीके का मोनोलॉग था, दोनों के बीच में बात हुई थी, बात नहीं मोनोलॉग था। और उसके बाद जो भास्करन जी हैं उन्होंने इनके वर्क को, इन्होंने जो पूरी कहानी सुनाई थी उसको उन्होंने लिखा था। तो कहानी किसी की है, लिखा किसी ने है, ये चीज़ आपको मेंशन करनी है। अब हम बात करते हैं CK जानू, जो इंट्रोडक्शन है उससे ले लेते हैं कि इनका इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये बिलोंग करती हैं आदिया कम्युनिटी से, जो कि वायनाड में है। केरला में एक जगह है वायनाड, हो सकता है इसको कुछ और भी प्रोनाउंस करें, वायनाड या फिर वायनाड। तो वो वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था 1970 में। ये एक आदिवासी सोशल एक्टिविस्ट है और एक लीडर भी हैं। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अभी ज़िंदा है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे ये ज़िंदा है क्योंकि 1970 में इनका बर्थ हुआ था। और ये एक आदिवासी सोशल एक्टिविस्ट है जो उनके राइट्स के लिए काम करती हैं। ये खुद भी एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। आदिवासी गोत्रा एक पार्टी है, एक तरीके से एक ग्रुप है, ये उसमें भी काम कर चुकी हैं। और ये किसके लिए काम करती हैं, ताकि जो लैंड इन्होंने खो दिया है, जो आदिवासी थे केरला के, उन्होंने जो अपना ज़मीन खो दी है वो उसको दोबारा से रिक्लेम कर सके, इसके लिए काम करती हैं। इन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है क्योंकि इनको एजुकेशन मिली नहीं थी फॉर्मल। जो भी इन्होंने लिखना पढ़ना सीखा है वो सारा कैसे सीखा है, लिटरेसी कैंपेन हुआ था इनके कम्युनिटी में, इनके ट्राइब में, या फिर आदिवासियों को जो ट्राइब था वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत सीखा कैंपेन के थ्रू। और ये एक एक्टिव मेंबर भी थी केरला स्टेट कर्सक का, तौजी लाली, ये एक यूनियन का नाम दे रखा है इसमें। तो ये उसमें एक एक्टिव मेंबर भी थी, पहले थी लेकिन बाद में वो छोड़ देती हैं। और जब इन्हें डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है, इन्हें पसंद नहीं आ रही होती उनकी चीज़ें, वो जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो ये इनको छोड़ देती हैं। और ग्रास रूट लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है उस पर इन्वॉल्व होते हैं। रूट क्या होता है, एकदम जड़ से जो चीज़ें स्टार्ट होती है ना, वहाँ पे वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। उनके बारे में बता रखा है। इनके बारे में बताया है कि इन्होंने वफर चीज़ें भी हेल्ड करी थी, इन्होंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी हेल्ड करी थी। जो लैंडलेस लोग थे, इनके आदिवासी जो लैंडलेस लोग थे, उनके लिए इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है।
और इन्होंने एक लैंडमार्क भी, हम बोल सकते हैं एक लैंडमार्क की तरीके से एक चीज़ ऑर्गेनाइज करी थी ताकि जो गवर्नमेंट है उनका ध्यान आ सके जो लोगों के साथ हो रहा था, ऑपरेशन हो रहा था उसकी तरफ। इन्होंने एक चीज़ बताई है, एक लाइन बता रखी है इनके इंट्रोडक्शन में कि ये और अब इनके जो ट्राइब के लोग थे इन सभी लोगों ने मिलकर एक ऐसे लैंड को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करी थी, क्योंकि इनको इनकी ज़मीन से निकाल दिया गया था तो ऑब्वियसली इनको कहीं पे तो रहना पड़ेगा, कहीं तो ज़मीन चाहिए थी। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं, सेटलमेंट बनाते हैं, लेकिन इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, पुलिस आ जाती है, पुलिस फोर्स आ जाती है, फायर होती है। इंसिडेंट था ये, जो पूरा इवेंट था ये बहुत ही ब्रूटल हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंस होती है, एक दो लोगों की डेथ भी हो जाती है। और ये जो अनफिनिश्ड स्टोरी है, द अनफिनिश्ड स्टोरी ऑफ सीके जानू, ये इन्हीं सब चीज़ों को दिखाती है। और मलयालम में फर्स्ट टाइम लिखी गई थी 2003 में, उसके बाद ट्रांसलेट करी गई इंग्लिश में, जो रवि शंकर हैं उन्होंने करी थी 2004 में। ये लिटरेचर में इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके स्ट्रगल को दिखाती है। तो ये तो था इनके बारे में इंट्रोडक्शन, क्योंकि वीडियो होने वाली है लंबी, आपको कॉपी पेन अपना निकाल के रखना है, क्योंकि जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टोरी नहीं है, सारे रियल इंसिडेंट हुए थे, पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया, आपको भी आएगा। तो शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर कैसा रखा गया है कि जो स्टार्टिंग है इस वर्क की वो होती है ऑथर के एक नोट से। ऑथर कौन है? सीके जानू। उनका एक नोट है, पहले वो अपना एक इंट्रोडक्शन देती हैं, वो बताती हैं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हैं बैकग्राउंड के बारे में कि आदिवासी जो थे वायनाड के, नॉर्दर्न पार्ट है वायनाड, केरला में, नॉर्थ साइड में केरला के एक जगह है वायनाड, वहाँ के कुछ आदिवासियों के बारे में बताती हैं। और बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपनी ज़मीनों को खो दिया और कैसे जो एक माइग्रेंट लोग थे वो ट्रावनकोर एक जगह है, वहाँ से लोग आए और वो माइग्रेंट थे और उन्होंने इनके ज़मीनों पे कब्जा कर लिया, इनको डिसलोकेट कर दिया, इनको कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड कर दिया और इनको पुश कर दिया, धकेल दिया कहाँ पे, कि वो और अंदर फॉरेस्ट से अंदर चले जाएं या फिर उनकी ज़मीनों से निकल जाएं जो उनकी हुआ करती थी। अब इसके बाद जो ऑथर का नोट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है और जिन्होंने इसको लिखा है भास्कर, उनका भी एक नोट यहाँ पे स्टार्ट होता है, वो भी इनके बारे में बताते हैं। अब बात आती है कि नैरेटिव क्या है। नैरेटिव में बता रखे कुछ रिकलेक्टेड चीज़ें उन्होंने दे रखी हैं। सारी जो स्टोरी है या फिर सारी जो इंसिडेंट है इस ऑटोबायोग्राफी में, वो 2 चैप्टर में डिवाइड हो रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो बताता है जानू का जो चाइल्डहुड था उनके बारे में, उनका चाइल्डहुड कैसा था, उनके अर्ली एक्सपीरियंसेस कैसे थे फॉरेस्ट में, ऑब्वियसली क्योंकि फॉरेस्ट की बात इसमें बहुत ज़्यादा करी गई है। और ये डिस्क्राइब करता है इंटरकनेक्टेडनेस एंड द हार्मनी, कि जो लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनके बीच में, आदिवासियों के बीच में जो कम्युनिटी है और जो जंगल है उसके बीच में कितनी हार्मनी है, लोग कितने शांति से रहते हैं और दोनों ही चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो रखी हैं, लोग आपस में मिले हुए हैं। मिले हुए इन द सेंस कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, फॉरेस्ट आदिवासियों पे, आदिवासी भी उनसे गिव एंड टेक करते हैं। ये और बताता है आगे कि इनका पहला इनकाउंटर कैसा था वर्ल्ड के साथ, जो आउटसाइड का वर्ल्ड है, जंगल के बाहर की जो दुनिया है, उनके साथ इनका जो पहला इनकाउंटर था वो कैसा था। और आगे बताते हैं कि कैसे इनको एलिनेशन की तरफ धकेल दिया गया, अकेलेपन की तरफ धकेल दिया गया। सेकेंड चैप्टर में मेन बताई गई है चीज़ें कि किस तरीके से ये जो नए लोग यहाँ पर आए थे उसने किस तरीके से इनकी लाइफ को इफ़ेक्ट किया है, किस तरीके से उनको प्रभावित किया है। एंड इवन ये उसके बारे में बताती है कि इनकी अडल्ट लाइफ कैसी थी, जानू की अडल्ट लाइफ कैसी थी, कैसे वो ग्रूम हुई हैं, कैसे कैसे वो एक सोशल एक्टिविस्ट बनी है, कैसे उन्होंने अपने लैंड को पाने के लिए फिर भी कुछ कोशिशें करी हैं, अपनी ज़िंदगी भी थोड़ी सी सुधारी है और अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपने लोगों की आइडेंटिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी की आइडेंटिटी के लिए उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं सीधे क्रिटिकल रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट पे कि आखिर टेक्स्ट में बताया क्या गया है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप एक छोटा छोटा नोट बनाते चलना मेन टॉपिक का, ताकि बाद में आपको पता रहे कि कितने पॉइंट्स इसमें आपको लिखने हैं। मदर फॉरेस्ट एंड हर चिल्ड्रन की बात क्यों कही गई है? देखो, मदर फॉरेस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके लिए जो आदिवासी ग्रुप की बात करी गई है यहाँ पे, इनके लिए जो इनका फॉरेस्ट है वो मदर है। क्यों है? क्योंकि मदर तो अपने बच्चों को फिर भी कभी अबंडन कर सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन जो फॉरेस्ट है इन्होंने बोला कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। नैरेटिव स्टार्ट ही होता है एक स्ट्रॉन्ग लिंक से कि आदिवासियों का और जो फॉरेस्ट का एक लिंक है जो उसको दिखाया गया है। और जानू उसे बोलती है मदर फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट को बोलती है मदर फॉरेस्ट। और ये दिखाता है एक लाइफ को कि कैसे जो आदिवासी हैं वो इंगेज हो रखे हैं कल्टीवेशन में, वहीं पे खेती करते हैं, कलेक्ट करते हैं फूड को, उनके साथ तो उनकी हार्मनी है, वो किस तरीके से नेचर के साथ रह रहे हैं। और यहाँ पे इवन वो बहुत सारे फ्लोरा एंड फोना को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करती हैं, उनके नाम बताती हैं, मेंशन करती हैं, इवन कुछ साउंड्स भी बताती हैं, कुछ सेंट भी बताती हैं, जो फ्रेग्रेंस होती है फॉरेस्ट की, उन सबको भी यहाँ पे बोला गया है। और ये क्यों बोला रखा है? ताकि
एज अ रीडर आप उनसे कनेक्ट कर पाओ, जब उनके वर्ड्स आप सुनो तो आप कनेक्ट कर पाओ। जैसे कि थीना एक वर्ड है, चेम्बू एक वर्ड है, तो ये सब क्या है, हमें कहीं ना कहीं सेंस होती है कि ठीक है ये इनके वर्ड्स से हम कनेक्ट कर पाते हैं एज अ रीडर। जो जानू है वो बताती है कि फॉरेस्ट जो है वो कैसा है। ये इन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के होने की वजह से इन्हें और इनके जो कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि हंगर क्या होती है, भूख क्या होती है। क्यों? क्योंकि ये जो जंगल है वो उन्हें सब कुछ प्रोवाइड कर देता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो हंगर की बात है ये आगे अभी जाके पलट जाएगी। क्यों? क्योंकि इनसे यही जो इनके खेत हैं या फिर यही जो इनकी ज़मीन है, जंगल है, वो छीन लिए जाएंगे और ये लोग फिर भूख से तड़पने लग जाएंगे। वो चीज़ आपको मैंशन करनी है अपने पेपर में। अब बात आती है आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो इन्होंने मेंशन किया है कि जो आदिवासी हैं वो वहाँ पे कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, कम्युनिटी कैसे वहाँ पे बिल्डअप हो रखी है। एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टार्टिंग होगी एक हारमोनी से। आगे जो जानू है वो मेंशन करती हैं कि किस तरीके से उनके जो लोग हैं वो कैसे काम करते थे और कम्युनिटी में रहते थे। इन्होंने मेंशन किया कि इनकी कम्युनिटी में कोई भी जो ज़मीन थी, मतलब जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, उस ज़मीन पे किसी का भी ऑनरशिप नहीं था, किसी भी एक पर्सन की कोई ज़मीन नहीं थी। क्यों? क्योंकि किसी को ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि उसको इस तरीके से सिक्योर करनी है चीज़ें, क्योंकि लोग हारमोनी में रहते थे, आराम से साथ में रहते थे। एक पेड़ था, एक ट्री था, उसके टॉप पे एक हट बनी हुई थी, क्योंकि दो जाइंट ट्रीज़ के बीच में बनी हुई थी। और इन्होंने बताया कि कैसे वहाँ पे चढ़ने के बाद, इन्वर्टेड कॉमास में है, वी कुड सी ऑल आर लैंड्स द अनएंडिंग फॉरेस्ट एंड द स्काई, कि वहाँ पे चढ़ने के बाद हम देख सकते थे हमारे लैंड को, हमारा जो फॉरेस्ट है अनएंडिंग फॉरेस्ट है, और स्काई को भी। ये दिखाता है एक सेंस को कि कैसे वो वननेस में रहते थे, सब आपस में मिलजुल के रहते थे, और इवन जो इकोसिस्टम के साथ जो इनका रिलेशन था वो अच्छा चल रहा था। इन्होंने दिखाया कि जो आदिवासी हैं उनकी एक डीप अंडरस्टैंडिंग थी फॉरेस्ट को लेके। इन्होंने बोला कि नो वन नोज़ द फॉरेस्ट लाइक वी डू, कि हमसे बेहतर फॉरेस्ट को, जंगलों को कोई नहीं जानता है, और इसीलिए ये हम सबके लिए मदर है। मदर तो फिर भी कभी किसी को छोड़ सकती है, लेकिन इन फॉरेस्ट ने हमें कभी नहीं छोड़ा। ये इनके वर्ड्स थे। इन्होंने आगे बताया कि जो जानू है वो कभी भी स्कूल में नहीं गई। जो भी चीज़ें आदिवासी ने सीखी हैं, पढ़ना लिखना, जो थोड़ा बहुत जो भी सीखा है वो किससे सीखा है, वो फॉरेस्ट से सीखा है, जंगलों से सीखा है, और उनके साथ रहने के बाद सीखा है। आगे ये बताती हैं कि इन्हें सिर्फ एजुकेशन नहीं मिली है जंगलों से, इन्हें और भी चीज़ें पता हैं, इनके लोगों को और भी चीज़ें पता हैं, जैसे कि ये लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो वेदर है वो कब चेंज होगा, जो विंड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ को होने वाली है, या फिर रेन कब होने वाली है, या फिर उन्हें अपना खाना किस तरीके से प्रिजर्व करना है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और स्पेशली मानसून में। तो इनके लोगों को बहुत सारी नॉलेज है बिना किसी एजुकेशन के। इन सब के लिए इन्हें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्होंने बोला कि ये आइसोलेटेड थे मेन लैंड से, क्योंकि हमने क्या बात करी थी, मार्जिनलाइज्ड वो होते हैं जो मेन सेंटर में नहीं होते, वो कहीं मार्जिन में होते। तो वही बात यहाँ पे बोलती हैं कि ये और इनके लोग क्या कहते हैं, आइसोलेटेड थे फ्रॉम द मेन लैंड, जो मेन ज़मीन थी, जो मेन एरिया था वहाँ से, और जो बाहर की दुनिया थी वहाँ से, लेकिन ये फिर भी अपनी दुनिया में खुश थे। इस टाइम पे ये बताती हैं कि बिल्कुल भी यहाँ इनके लोग, जो इनकी कम्युनिटी के लोग हैं, आदिवासीज़ हैं, वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे किसी भी तरीके का कोई भी संबंध बनाने के लिए, कोई भी कॉन्टैक्ट बनाने के लिए आउटसाइड वर्ल्ड के लिए, कि बाहर की जो दुनिया है उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाना चाहते थे। और इन्हें याद है पहला वो इंसिडेंट जब इन्होंने कुछ स्ट्रेंजर्स को देखा था, इनके लोगों ने कुछ स्ट्रेंजर्स को देखा था इनकी ज़मीन पे। और उस टाइम पे ये क्या करते थे, जो आदिवासी हैं भाग के छुप जाते थे किसी डीप फॉरेस्ट के अंदर, अंदर जाके घुस जाते थे, छुप जाते थे। और आगे ये बताती हैं कि कैसे हम इनके जो बाहर की जो दुनिया के लोग थे वो इन्हें सिविलाइज़ करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, कुछ हॉस्टल्स बनाए थे, मॉडर्न एजुकेशन वहाँ पर देते थे। और वहाँ पे ये बोलती हैं कि इन्होंने तो कहीं न कहीं वो एस्केप कर लिया, जब लोग पकड़ने के लिए आए बच्चों को कि बच्चे को लेके जाएँगे, हॉस्टल में डालेंगे, मॉडर्न एजुकेशन देंगे, तो ये तो भाग गई, लेकिन इनकी जो सिस्टर थी उनको लेके चले गए वहाँ पे, और ट्राइबल का जो हॉस्टल बनाया वहाँ पे डाल दिया। तो ये बताती हैं कि कैसे जो इंटरेक्शन था धीरे-धीरे बढ़ने लग गया था आउटसाइड जो वर्ल्ड है और जो फॉरेस्ट है उन दोनों के बीच में। अब बात आती है फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द फॉरेस्ट। इसमें जानू क्या बात करती है, इसमें बोलती है कि इनका और बाहरी दुनिया का कोई कॉन्टैक्ट तो रहा नहीं था, लेकिन फिर भी एक बार ऐसा हुआ कि इनको बाहर जाने का मौका मिला। इनको अपने टीचर के घर पे जाने का मौका मिला, जहाँ पे ये काम करने वाली थी एज अ मेड। वहाँ पे वो एक मेड की तरह काम करने वाली थी। ये बताती है कि ये 8 और 9 ईयर्स की थी उस टाइम पे, जब इन्होंने पहली बार अपने आउटसाइड द विलेज ये गई थी, अपने गांव से बाहर निकली थी। इन्होंने पहली बार बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि इन्वर्टेड कॉमास में है, द चक जग ऑफ द मोटर पंप, द शार्प स्मेल ऑफ द स्प्रेड
chemicals on the paddy, the roar of the vehicles from far away, इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे बंद होते हैं। इन्होंने पहली बार देखा कि जो लोग हैं वो कुछ अजीब तरीके के कपड़े पहनते हैं, वो कुछ अजीब तरीके से बोलते भी हैं, और उन्होंने सोचा कि वो उनसे डिस्टेंस बना के रखेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ट्राइबल्स का जो पहनावा होता है, ड्रेसिंग होती है, वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द मेन लैंड, जहाँ के मेन सिटीज़ होती हैं उनसे अलग होती हैं। आगे ये बताती हैं कि जब वो टीचर के हाउस पे गई तो उन्होंने देखा कि यहाँ के जो घर हैं, यहाँ पे जो घर है उनके अंदर रात में भी उजाला होता है, क्योंकि इनके गांव में, इनके ट्राइबल एरिया में, आदिवासी ग्रुप में रात में तो अंधेरा हुआ करता था। इन्होंने देखा कि यहाँ पे तो रात में भी उजाला होता है, कुछ जलता है यहाँ पर। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे कि यहाँ पे जो छतें हैं वो वुड से बनी हुई हैं, एल्यूमिनियम के यहाँ पे पोट भी हैं, यहाँ पे ग्लास टेम्बल भी हैं, यहाँ पे ग्लास टम्बलर भी हैं, यहाँ पे कैरोसिन की बॉटल भी है, रेडियो भी है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी देखी जो इन्होंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में देखी थी। ये पहली बार बस में बैठी थी। अब यहाँ पे ये एक लड़की से मिलती हैं, और वो है टीचर की सिस्टर, जिसका नाम है सैली। और सैली जो है वो जानू की एज की थी, वो इन्हीं की एज की थी, और उनकी एक अच्छी कंपेनियन भी बन सकती थी। जानू ने पहली बार देखा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, चर्च को, और वेल ड्रेस्ड मैन को जो कि अंदर किसी किताब से कुछ पढ़ रहे थे। यहाँ पे बात करी गई है पोप की, जो चर्च में बाइबल पढ़ते रहते थे। अब आगे ये बताती हैं कि इन्होंने देखा, जो सैली थी, जो इनके बराबर की एक लड़की थी, टीचर की सिस्टर, इन्होंने देखा कि सैली की बुक में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं फॉरेस्ट के बारे में और स्पीकिंग एनिमल्स के बारे में, लेकिन इन्होंने तो वो चीज़ें कभी देखी ही नहीं है कि उनके फॉरेस्ट में ऐसा कोई जानवर हुआ करता था या नहीं। ये पहली बार जाती है एक ग्रोसरी शॉप पे, वहाँ पे वो देखती हैं कि कैसे मूवी के पोस्टर लगे हुए हैं। इवन इनकी जो टीचर है वो उनको मूवी दिखाने भी लेके जाती हैं, जहाँ पर वो पहली बार देखती हैं मूवी को, वो सॉन्ग देखती हैं, और वो सोचती हैं कि इनकी कम्युनिटी में तो सिर्फ जब बच्चे को सुलाया जाता है, जब जो मदर है वो अपनी बेबीज़ को स्लीप के लिए सुला रही होती हैं, तब वो गाना गाती हैं, बाकी ऐसा कभी नहीं होता है। आगे वो बात करती हैं कि कैसे जो उनकी, वो वहाँ पर रह रही थी, और उसके बाद जब उनकी मदर उनसे कभी मिलने आती थी, जो जानू की मदर कभी मिलने आती थी, तो वो अपने साथ ना एक स्मेल लेके आती थी। स्मेल किसकी? उनकी झोपड़ी की, उनकी हट की, जो कि उनको याद दिलाती है उनका ट्राइबल एरिया, जो उनको उनके गाँव की याद दिलाती है, स्मेल एंड साइट की। अब बात आती है फ्रॉम फ्रीडम टू स्लेव्स, कि कैसे कैसे अभी तक तो ये फ्री थे ये लोग, लेकिन अब धीरे धीरे स्लेवमेंट में आ जाएंगे। अब जी बताती हैं कि जब ये अपने टीचर के घर से काम वाम करने के बाद, कुछ सालों बाद या फिर कुछ मंथ बाद रहने के बाद अपने गांव वापस जाती हैं वो, तो वो क्या करती हैं, वो एक जैनमी नाम की एक विमेन है, जो कि एक लैंडलॉर्ड है, उनके घर पे काम करना शुरू कर देती हैं, फील्ड में काम करना शुरू कर देती है, मेनली उनकी ज़मीन पर। ये बताया गया है कि जो जैनमी है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, इसमें वो बहुत ज़्यादा लोगों को काम प्रोवाइड करती है, लेकिन वो एक नेगेटिव वे में पोर्ट्रेट कर रखा है कि लोगों को एक्सप्लॉइट भी करती है। और लोग जो है वो इससे डरते हैं, और इनकी कम्युनिटी, जो जानू की कम्युनिटी के लोग हैं, वो एक और आदमी पे डरते हैं जो उनको सुपरवाइज करता है जब वो खेतों में काम कर रहे होते हैं। इन्होंने बताया कि इनके लोगों के जो, I would use the inverted commas, इन्होंने बोला, the back of our people used to be so bent because we were terrified of so many things for generations. When our people speak, they don't raise their eyes, and that must be because they are so scared. Inverted commas close. कि किस तरीके से जब उनके जो लोग थे, इनकी कम्युनिटी के जो आदिवासी लोग थे, वो कैसे झुके रहते थे हमेशा उनके सामने, जन्मी और जन्मी के लोगों के सामने, कैफे जब बात करते थे तो नज़रें भी नहीं उठाते थे, क्योंकि उन्होंने जनरेशन से वो चीज़ें सफ़र करी हैं, फेस करी हैं। आगे वो बताती हैं कि जो मैरिज रिचुअल्स होते हैं कम्युनिटी में, उन सब के बारे में बताती हैं कि ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो अभी तक नहीं बदली, और वो चीज़ क्या है? वो है स्लेवरी। क्योंकि शादी हो गई, अब शादी होने के बाद जब उनके बच्चे होते हैं तो वो डायरेक्टली ही स्लेव बन जाते हैं, जैनमी के घरों पे जाते हैं, खेतों में जाते हैं और काम करते हैं। अब बता रखा है कि जैनमी उनसे क्या काम करवाती है, वो जितना भी खेतों का काम होता है, वीडिंग का, वाटरिंग का, स्टैंडिंग गार्ड्स का, रीपिंग का, कैरिंग, थ्रेशिंग का, या फिर जो भी खेतों में काम होता है, वो सारे काम वो इन लोगों से करवाती है। और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? इसके बदले में उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ क्या मिलता है? थोड़ा सा पैडी, थोड़ा सा अनाज। और ये लोग, ठंडियों के मौसम ऐसे आते थे जब ये रात तक वहाँ पे काम करते थे, क्योंकि जो शाम है वो जल्दी ढल जाती है और रात आ जाती है, ये लोग काम करते थे और घर लौटते थे। जब वो घर लौटते थे वो हंग्री होते थे, वो ठंडे पड़ गए होते थे। वो उनकी बात बताती हैं। आगे वो बताती है कि कैसे जब हार्वेस्ट सीज़न आता है तो वो कैसे काम करते थे। उनसे काम करवाया जाता था, पूरी पूरी रात वो लोग काम करते थे, और उसके बदले में उन्हें वेजेस नहीं मिलते थे, पैसे नहीं मिलते थे, थोड़े बहुत भी पैसे नहीं मिलते थे। उन्हें थोड़ा सा धान दे देते थे, पैडी दे देते थे, और अगर वो चाहते थे पैडी को चेंज करना तो उसके बदले में उनके जो मालिक थे हल्के फुल्के 1-2 रुपये या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत पैसा उनको दे देते थे।
अब जब हार्वेस्ट का सीज़न चला जाता था तो उनके पास कोई काम नहीं होता था, वो फिर से अपने फॉरेस्ट में आते, कुछ चीज़ें कलेक्ट करते और अपने आप को सस्टेन कर पाते थे। वो बताती हैं कि कैसे-कैसे धीरे-धीरे वो लॉस्ट कर रही हैं, वो लूज़ कर रहे हैं अपने लैंड को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। कैसे उनके फ़ोरफ़ादर ने इतनी मेहनत करके जंगलों को साफ़ किया था और आज उस पे कोई और लोग हैं, जैसे कि जैनवी जैसे लोग हैं, जो उस पे अपनी दावेदारी करते हैं और अपना लैंड बनाकर उसे बैठ गए हैं।